हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। अब जो नए खुलासे आपके सामने आ रहे हैं, आपको पता चलेगा कि हमारा बैंक पेंशन अपडेशन 30 साल से ऊपर से क्यों नहीं हुआ। दरअसल ये आईबीए और यूएफबीए की गलती नहीं है, इसमें बैंकों का भी हाथ है और डीएफएस का भी हाथ है। और इन यूनियनों से जो वेलफेयर का मुद्दा था, बैंकों ने, आईबीए ने और गवर्नमेंट ने कैसे छीन लिया, क्या डर दिखाया जिससे अपडेशन नहीं हुआ। यदि ये यूनियन है बैंक पेंशन अपडेशन के लिए लड़ती तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाता। इनके पास दो ही विकल्प थे, या तो अपना अस्तित्व बचा लें या फिर बैंक पेंशन अपडेशन को लेके गड्ढे में डाल दें। जनरली जैसा होता है, इसलिए भले आदमी नहीं होते, अपने अस्तित्व को बचाते हैं। इन यूनियनों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए बैंक पेंशन अपडेशन को गड्ढे में डाल दिया और अपने अस्तित्व को और बचाने के लिए नौ के नौ यूनियन एक होकर के यूएफबी बना लिया, गठबंधन। इस गठबंधन को आप अक्सर जानते हैं क्यों बनाया गया था। 1970 के बाद आईबीए और यूएफबी को निगोशिएशन करने का अधिकार ही नहीं है। 1970 का एक्ट बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 इनको अथॉरिटी नहीं देता कि आप किसी प्रकार का सेटलमेंट करो, बेस सेटलमेंट करो। हाँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से संबंधित कोई बात है वो इनके मैटर में हो सकती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत। जैसे स्ट्राइक हो रही है, रिट्रेंचमेंट हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है ऑफिस में, लेकिन बेस सेटलमेंट इनके उसमें बिल्कुल नहीं आता। अब बेस सेटलमेंट इनके उससे निकल जाता तो इनको कोई वैल्यू ही नहीं रहती। कमाई तो बेस सेटलमेंट से है और उसी से अधिकार प्राप्त होता है। इन्होंने सोचा हम बेस सेटलमेंट करते रहेंगे, कमाई करते रहेंगे, पेंशनर को कुएं में जाने दो। लेकिन दोस्तों, अब यह समस्या इस मोड़ पर आ गई है कि इनका जो 13वां बेस सेटलमेंट हो रहा है उसको कोई भी रोक सकता है, इवन एक रिटायर्ड संगठन भी रोक सकता है। इनसे कहें कि 1970 के एक्ट के अनुसार बेस सेटलमेंट किए जाए, न कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अनुसार जो निगोशिएशन पर आधारित है। अब इस सारी कहानी को मैं धीरे 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 बताऊंगा आपको। मुझे समझ में नहीं आता, मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को ये सारे नेता जानते हैं। ये यूनियन बना करके बैठे या फिर आकर के यहाँ पर इन्हें कब्जा कर लिया है। ये सब जानते हैं इस चीज़ को कि यदि बैंकर्स को इस चीज़ का पता चल गया तो मामला खराब हो जाएगा, और इसलिए छुपाते फिरते फिरते। और नदब का जो गया सीओडी चार्टर डिमांड, वो भी इसी बेस पर गया हुआ है, उसको पता है सारी चीज़ों का। मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाल दी हैं, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास 1970 में जब बैंक नेशनलाइज हुए थे, उससे पहले जितने भी बैंक थे वो प्राइवेट बैंक थे। और ये मैंने देख रखा, उनका नाम है एग्जिस्टिंग बैंक, कॉलम नंबर पर मैं दे रखा है, और एक्ट से लिया है 1970 के एक्ट से। और इनके पास सब में लिमिटेड लगा, सारे प्राइवेट से लिमिटेड 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 सारे के सारे। 1970 का एक्ट पार्लियामेंट पास करती है, और उस एक्ट के पास हो जाने के बाद पहले जो ये बैंक कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत बने हुए थे, वहां से निकाल करके इनको 1970 के एक्ट के अंतर एस्टेब्लिश कर लिया गया। ये बैंक थे 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 बैंक थे ये 1970 में, और इनका नाम दिया गया करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक। और पहले बैंकिंग कंपनीज कहलाती थी, उसके बाद ये हो गई बैंक नेशनलाइज बैंक। 1970 से पहले ये एस्टेब्लिश्ड हुए, इनकॉर्पोरेट हुए कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत, और कर्मचारियों के पे एंड अलाउंसेज सेट हो रहे थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत, जहां आईबीए और यूनियनों को आपस में बैठ करके सेटलमेंट करना होता था। लेकिन 1970 के बाद इसका सेक्शन 19 1970 एक्ट का बताएगा कि वो क्या होना था।
यानी जो निगोसिएशन और सेटलमेंट आईबी और यूएफबीए कर रहे वो बंद हो गया। 1970 के एक्ट के बाद इनका कोई भी रोल नहीं है किसी भी प्रकार का, लेकिन ये तब भी सेटलमेंट करते रहे हैं। अब ये क्यों करते रहे वो पता नहीं, और शायद इसी चीज से बचने के लिए ये इसलिए करते रहे क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनके कर्मचारियों का भी नेशनलाइज नेचर किया गया था एक्ट के द्वारा, लेकिन इन लोगों ने रोका। रीजन क्या था? यदि हमारा जो पे स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट पे के अनुसार होता तो इनका खत्म हो जाते, ये खत्म हो जाते तो कम्युनिस्टों की 9 पार्टी खत्म हो जाती बैंकों से, और 9 पार्टी खत्म हो जाती, इंदिरा गांधी की सरकार खत्म हो जाती क्योंकि सीपीएम उस समय समर्थन दे रही थी। यानी समर्थन देने के बदले इन्होंने 1947 का जो ढंगा उसको चलाते रहे और आज तक चला रहे, जिसके लिए ऑथराइज नहीं है। इन्होंने सोचा कि पेंशनर को कुएं में जाने दीजिए, अपना अस्तित्व बचा लीजिए। तो इसका मतलब यह हो गया कि 1970 के बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू नहीं होता, इसलिए मतलब निगोसिएशन भी आईबी और यूएफबीए के बीच आगे नहीं जाता। फिर कौन करेगा? यहां दे रखी है पावर टू मेक रेगुलेशंस। जब बैंकिंग कंपनीज खत्म हो गए, आपका 1956 का जो बैंकिंग वो कंपनी एक्ट था वो भी उससे बाहर निकल कर गया, 1970 के एक्ट में आ गए, तो स्वाभाविक था नए नियम बनाने थे। और नए नियम किसको बनाने थे? ये देखिए, पावर टू मेक रेगुलेशंस, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डेंट न्यू बैंक, कंसल्टेशन विद आरबीआई बैंक, भारत सरकार की अनुमति और नोटिफिकेशन, ये प्रोसेस थी। इनको बनाने थे नए नियम, और किन किन क्षेत्रों में बनाने थे, किन किन क्षेत्रों में बनाने थे, और जिन क्षेत्रों में इनको बनाने थे वहां से ऑटोमेटिक ये 1947 का निकल जाता है, ओवरराइड हो जाता है। कंडीशंस एंड लिमिटेशन सब्जेक्ट टू विच द करस्पॉन्डिंग न्यू बैंक में अपॉइंट एडवाइजर्स, ऑफिसर्स, अदर एम्प्लॉइज, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ, कैसे भर्ती होगी, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, क्या हो, सारा ये करेंगे। और उसके बाद उनके फिक्स देयर रिम्यूनरेशन और उनकी सर्विस कंडीशंस और साथ में रिम्यूनरेशन का पे एंड अलाउंसेज, उनके पे एंड अलाउंसेज, उनकी सर्विस कंडीशंस, और जो भी इनको भर्ती करनी थी ऑफिस एम्प्लॉय, ये सारा का सारा किसको करना था? बैंकों को करना था, आरबीआई के साथ मिलकर के, भारत सरकार से अनुमति लेकर नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसका मतलब सर्विंग एम्प्लॉयज का जो क्लॉज है वो है 19(2)D। ये मैंने वहीं से ले रखी है लैंग्वेज। और साथ में द ड्यूटीज एंड कंडक्ट ऑफ एडवाइजर्स, ऑफिसर्स, अदर, और साथ में इनकी ड्यूटी भी इन्हीं को करनी थी। यूएफबी जैसे संगठनों को कोई लेना देना नहीं था इससे। इनका सोल पर्पस था गवर्नमेंट के साथ मिलकर के सारे काम करना। इसका मतलब ये हो गया बड़ा सीधा साधा कि ये नेशनल कैरेक्टर का एक्ट है। तो यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं वो भी सेंट्रल सर्विसेज के एक्ट के अनुसार आते हैं। अब मुझे पता नहीं ये कैसे निकल गया। और यही नहीं सर्विंग का, उसके बाद 19F में ये पेंशनर्स का भी लेके आते हैं। दोनों साइमल्टेनियस चलेंगे। एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ, एस्टेब्लिशमेंट उसकी स्थापना भी करेंगे और उसका रखरखाव भी करेंगे। किसका? सुपर एनुएशन, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और अदर फंड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉइज, जो आपके रिटायर होने वाले उनका सबका भी। सीधा सीधा मतलब है सर्विंग एम्प्लॉइज की सर्विस कंडीशंस, उनके पे एंड अलाउंसेज और रिटायरीज के पेंशन, सारा का सारा बोर्ड करेगा आरबीआई से मिलके, भारत सरकार के नीचे और नोटिफिकेशन से। इन लोगों का इनमें कहीं भी रोल नहीं है। और इसी चीज ने इनको डरा दिया कि यदि तुम हमारा साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हें किनारे कर देंगे। उस किनारे से बचने के लिए इन लोगों ने साथ देना शुरू कर दिया आईबीए का, बैंकों का और डीएफएस का, और डरा डरा करके इनसे काम लेते रहे। यह है असली कहानी आपकी बैंक पेंशन अपडेशन नहीं होने का। अब दोस्तों मैं दूसरी बात कहता हूं, मैं चाहता हूं यदि हमारे कुछ लोग हैं, अभी इनका 13वां बेस सेटलमेंट आ रहा है,
इनको नोटिस दिया जाए कि जो प्रोसीजर 1970 के एक्ट में दे रखा है उस प्रोसेस से बेस सेटलमेंट किया जाए। यदि बेस सेटलमेंट उससे आप नहीं करते हो तो कोर्ट में जा करके इनके खिलाफ स्टे ले लो, कोई बेस सेटलमेंट नहीं होगा। जब बेस सेटलमेंट नहीं होगा तो वेंकटाचलम जैसे लोग अपने आप यहां से छोड़ करके भागेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मामला हाथ से निकल चुका है, पैसा आएगा नहीं, अब यहां से निकल लो। अभी बहुत वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि टाइम हो जाता है 10 मिनट के आसपास, तो शायद आप समझ गए होंगे कि 1970 के बाद यूएफबीयू आईबीए का कोई भी रोल नहीं है, इंडिविजुअल बैंक का रोल है। और इंडिविजुअल बैंक में इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बने, वो अपने एम्प्लॉयर से बात कर सकते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बैंक करेगा, आरबीआई के साथ जाएगा, और यदि बैंक नहीं कर पाता आरबीआई के साथ तो स्वाभाविक सी बात है ये सारा का सारा मैटर सीपीसी में चला जाएगा, क्योंकि आपका नेचर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर देता है ये एक्ट। लेकिन इसको रोकने के लिए कुछ कुकर्म रचे गए और ऐसे ऐसे काम किए गए इन लोगों ने, जो ये पूरा गैंग बैठा हुआ है, चाहे रिटायरीज का है चाहे सर्विंग का है, कि इनकी असली पोल का पता नहीं चल जाए। ये है इनकी असली पोल। इनकी असली पोल तो अभी बहुत ज़्यादा खोलूंगा मैं, अभी बहुत ज़्यादा बताऊंगा कि नेशनल करेक्टर का जो एक्ट था उसको कैसे इन लोगों ने प्राइवेट करेक्टर का बना दिया। अब यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।